हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए शमसुल आरफीन एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस फ्री इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए थे, जैसे एसएससी जिसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और हमने ये देखा था कि कौन कौन से रेजिडेंशियल स्टेटस पर कब कब टैक्स की लायबिलिटी आती है। जैसे रेसिडेंट के ऊपर कब कब टैक्स लगता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के ऊपर कब टैक्स लगता है, कब नहीं लगता है, और जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनके ऊपर टैक्स कब लगता है और कब नहीं लगता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कब हम किसी को रेसिडेंट बोलेंगे ऑर्डिनरी, कब हम किसी को बोलेंगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, और कब हम देखेंगे किसी को बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। तो आज हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बाद हम आज देखने वाले हैं टैक्स स्लैब। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बताऊं इससे पहले हमारा जीएसटी पर प्रैक्टिशनर कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स नहीं देखा है तो वो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक से आप देख सकते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स, उसको भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो नया कोर्स स्टार्ट किया है मैंने, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स, इसको भी आप सीख सकते हैं, दोनों को साथ में। ठीक है, हमें इस जर्नी को बहुत दूर तक लेके जाना है, हमें मतलब मैं और आपका जो साथ है ये बहुत लंबा होने वाला है। इसीलिए हम लोग एक एक करके सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स को आराम आराम से समझ रहे हैं। और आज का भी जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे अपने मेन पार्ट की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल में एक सब्सक्राइब मार दो एंड वीडियोस को लाइक भी मार दो और शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ, जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स स्लैब। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। कब हम किसी एसएससी को कहेंगे रेसिडेंट ऑर्डिनरी, कब कहेंगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, और कब हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। इसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। पहला ये कह रहा है जिस भी फाइनेंशियल ईयर की इनकम आप एसेस कर रहे हैं, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, जैसे ये हैं हमारे कैप्टन जैक स्पैरो। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं रेसिडेंट हूँ या मैं नॉन रेसिडेंट हूँ। ठीक है, तो आप इनको क्या जवाब देंगे, आप इनसे पूछेंगे पहला क्वेश्चन, क्या आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से कम इंडिया में रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, क्या आपकी जो इंडियन इनकम है, इंडिया से जो आपकी इनकम हो रही है वो 15 लाख से कम है। अगर ये कहेंगे हाँ, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैं 182 दिन से कम इंडिया में रहा हूँ और मेरी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से कम है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे मिस्टर जैक स्पैरो आप हैं नॉन रेसिडेंट, आप क्या हैं, एनआरआई हैं। ठीक है, अब आपने इनसे अगर ये क्वेश्चन पूछा कि क्या आप इंडिया में 182 दिन से कम रहे हैं और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से कम है, तो जैक स्पैरो ने कहा नहीं, मेरी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। फिर हम उनसे पूछेंगे अच्छा, फिर हम उनसे पूछेंगे क्या आप 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि हाँ मैं 120 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ, तो मैं उसको क्या, तो हम क्या बोलेंगे उनको कि आप रेसिडेंट हैं बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 120 दिन से भी कम इंडिया में रहे हैं तो फिर हम जैक स्पैरो से क्या कहेंगे कि आप क्या हैं, एनआरआई हैं। तो ठीक है, तो क्रक्स क्या निकला, अगर कोई 182 दिन से कम इंडिया में रहा है फिर हम देखेंगे उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से अगर कम है, 15 लाख से अगर कम है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया, ख़त्म। लेकिन अगर 15 लाख से ज़्यादा है फिर हम क्या कंडीशन देखेंगे, क्या वो 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, अगर हाँ तो रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी है, और अगर 120 दिन से भी कम रहा है तो क्या मानेंगे उसको, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा साइड। अब देखते हैं अगली कंडीशन,
एक बार फिर मिस्टर जैक स्पैरो आपसे पूछ रहे हैं कि उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या है। आप फिर उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहे हैं? जैक स्पैरो ने कहा, हाँ मैं 182 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हूँ। यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई, अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 या उससे ज़्यादा इंडिया में है तो वो रेसिडेंट तो कंफर्म है। ठीक है, नो इफ नो बट, 182 दिन और उससे ज़्यादा अगर वो इंडिया में है तो वो रेसिडेंट तो है। अब हमें क्या देखना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी है, बस रेसिडेंट तो है। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि क्या वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, अगर मिस्टर जैक स्पैरो पिछले 10 सालों में किसी भी 9 सालों में नॉन रेसिडेंट हैं, ठीक है, अगर हैं तो वो क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो रहेंगे ही, जैसे कि मैंने बताया कि 182 दिन से ज़्यादा हैं तो रेसिडेंट तो हैं, लेकिन अगर वो पिछले 10 सालों में किन्हीं 9 सालों में नॉन रेसिडेंट रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। खत्म। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट। कौन वाले, ऑर्डिनरी वाले। खत्म, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछले 10 सालों में किन्हीं 9 सालों में अगर वो किन्हीं 9 सालों में किसी एक में भी अगर वो नॉन रेसिडेंट हैं, अगर हाँ तो वो रेसिडेंट तो हैं लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। और अगर ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ख़त्म। अगली कंडीशन वो इससे भी इजी है, पिछले 60 सालों में अगर मिस्टर जैक स्पैरो 720 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, अगर हाँ रहे हैं तो भैया ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, और अगर इससे कम रहे हैं तो नॉट ऑर्डिनरी। सिंपल। ठीक है, इतना बड़ा सेक्शन हमने इतने शॉर्ट में और इतनी आसानी से समझ लिया कि भैया अगर पिछले 60 सालों में 729 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, कौन, जैक स्पैरो, अगर हाँ तो भैया ऑर्डिनरी हैं, अगर नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर रिवाइज करवाना चाहता हूं कि हम ये जो स्टेटस है ये हम जानना क्यों चाहते हैं, आखिर क्यों हमें ये देखना ज़रूरी है कि कौन रेसिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एक बार फिर हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए, कोई बंदा अगर इंडिया में रेसिडेंट है तो एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, कि उसकी दुनिया भर की जितनी भी इनकम है उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और अगर कोई है नॉन रेसिडेंट, तो जो इंडिया में रेसिडेंट ही नहीं है उसकी सिर्फ उस इनकम पर टैक्स लगेगा जो वो इंडिया में कमा रहा है। ख़त्म। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो जो वो इनकम इंडिया में कमा रहा है उसके ऊपर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ख़त्म। और अगर कोई रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी है तो फिर जो इनकम वो इंडिया में कमा रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, और इंडिया के बाहर भी कमा रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ख़त्म। रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है, इंडिया में कोई इनकम कमा रहा है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, इंडिया के बाहर की इनकम पर भी टैक्स लगेगा। तो फिर एक चीज़ तीनों में कॉमन हो गई, क्या, कोई भी बंदा इंडिया में कुछ भी कमाएगा इंडिया में टैक्स पे करना है, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे वो एनआरआई हो। इंडिया की इनकम पर तीनों टैक्स पे करेंगे। इंडिया की बाहर की इनकम पर अगर कोई एनआरआई है, कोई यूएस का है, हमारे मिस्टर जैक स्पैरो यूएस के हैं, यूएस में कमा रहे हैं, वहीं खर्च कर रहे हैं, इंडिया से कोई मतलब नहीं है, तो इंडिया में क्यों टैक्स पे करेंगे। सिंपल। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स में जो टैक्स स्लैब होता है, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टैक्स स्लैब को
इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? देखिए, अब बहुत से इंडिया में ऐसे लोग हैं, आपको पता है कि जो इंडिया जो है वो ज़्यादातर क्या है, लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कोई 10,000 कमा रहा है महीना, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो अगर सबके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा तो फिर लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंसीडर करा और जो छोटे छोटे इनकम करने वाले हैं, ठीक है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया कि उनको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। तो अब कैसे पता चलेगा कौन छोटा छोटा इनकम अर्न करने वाला है? तो उसके लिए टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपकी जो इनकम है वो नॉमिनल सी है या कम है तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टैक्स स्लैब क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, अगर मैं पहले की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स स्लैब हुआ करता था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओल्ड जो टैक्स स्लैब था इंडिविजुअल के केस में, तो वो क्या था। तो पहले ऐसे हुआ करता था कि 2.5 लाख की इनकम तक कोई भैया टैक्स नहीं होता था, निल। यानी कि अगर आप कमा रहे हैं 2.5 लाख तक, ठीक है, और आप हैं इंडिविजुअल, कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। 2.5 लाख से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं 5 लाख तक, तो आपकी इनकम को अब तब आपको पे करना पड़ता है 5%, ठीक है। यानी कि अगर आपकी इनकम है 4 लाख तो 4 में से 2.5 लाख जो एग्जम्पशन लिमिट है वो आप हटा देंगे, कितना बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख का आपको पे करना है 5%, ठीक है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख अगर इसके बीच में आपकी इनकम है तो आपको पे करना पड़ता है कितना? 20%। और अगर आपकी इनकम होती थी 10 लाख या उससे ज़्यादा तो आपके ऊपर लगता था कितने परसेंट टैक्स? 30%। और ये हाईएस्ट टैक्स स्लैब है, 30% से ऊपर टैक्स नहीं लगता है, चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, 30%, ठीक है। तो 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख या उससे ज़्यादा 30%। ये पहले था, आज भी है, लेकिन आज इसके साथ एक नया ऑप्शन आ गया है जिसे हम बोलते हैं न्यू टैक्स स्लैब। पुराना भी है, अगर आप अभी भी पुराने के लिए जाना चाहते हैं, पुराना चूज करना चाहते हैं, तो पुराना टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस को मानते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो आपके लिए एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, वो है न्यू टैक्स स्लैब का। अगर आपको लग रहा है कि आपको नए स्लैब में फ़ायदा है तो आप नए स्लैब के लिए जा सकते हैं। ये नया स्लैब क्या है सर? तो ये देख लेते हैं। देखिए, नए स्लैब में भी क्या है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, दोनों में नहीं है, बढ़िया। 2.5 लाख से 5 लाख, पुराने में भी 5% था, यहाँ भी 5% है। डिफरेंस अब शुरू हुआ है, पहले 5 से 10 20% था, अब 5 से 7.5 लाख तक 10% है, और 7.5 से 10 लाख के बीच 15% हो गया है। 10 से 12.5 लाख के बीच में 20%, 12.5 से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तब आपके ऊपर लग रहा है 30% टैक्स स्लैब, ठीक है। अब सर आप कहेंगे सर ये दो टैक्स स्लैब क्यों हैं, क्या कंडीशन है? तो देखिए, अभी हम आगे देखेंगे डिडक्शन के चैप्टर में। इनकम टैक्स में बहुत तरीके की डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है, जो आपकी टोटल इनकम से लेस की जाती हैं। जैसे कोई LIC की पॉलिसी, कोई आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है FD वगैरह में, ट्यूशन फीस, मेडिकल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन लोन, डोनेशन, बहुत चीज़ें हैं, इनकी आपको मिलता है डिडक्शन। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हम लोग मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो ये होते हैं डिडक्शंस। अगर आप इन डिडक्शंस को क्लेम करना चाहते हैं तो भैया आपके लिए है ओल्ड टैक्स स्लैब, ठीक है। लेकिन अगर आप इन सारे डिडक्शंस की मोह माया को त्याग कर आप कहोगे कि मैं कोई डिडक्शन नहीं लूँगा, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स स्लैब के लिए जा सकते हैं। मतलब विद डिडक्शन ओल्ड स्लैब, विदाउट डिडक्शन न्यू स्लैब। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है
डिपेंड करता है कि आपके लिए पुराना बेटर है, नया बेटर है। जिस भी स्लैब में आपके ऊपर कम टैक्स आएगा वो बस आप फाइल कर दीजिए। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए नया बेटर हो सकता है, किसी के लिए पुराना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं हम आगे और ये देखते हैं कि इनकम टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, तो आराम से समझेंगे। ठीक है, सपोज़ किसी की इनकम है 7,80,000, तो इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, जो स्लैब है उसको एक एक करके हम हटाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या था कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, निल हो गया, हटा दीजिए। 7,80,000 में से 2.5 लाख हटा दीजिए। अगले 2.5 लाख पे, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख पे कितने परसेंट टैक्स था? 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500। ठीक है, वो भी हटा दीजिए। अब अगले 5 लाख पर, यानी कि 5 लाख से 10 लाख के इनकम पर कितना टैक्स था? 20%। और हमारी इनकम कितनी है? 7,80,000, 10 लाख से कम ही है। अच्छा, 7,80,000 में हमने 1-2.5 लाख जो एग्जेम्प्ट था वो हटा दिया। फिर जो अगला हमारा पड़ाव था 2.5 से 5 लाख वाला, वो भी हटा दिया। यानी कि 7,80,000 में 5 लाख हमने हटा दिया। कितनी बची इनकम? 2,80,000। ये किस में फॉल कर रही है? ये फॉल कर रही है 5 से 10 लाख में, 20% पे। तो 2,80,000 का हमने निकाल लिया 20%। कितना आया? 56,000। तो पहले वाला 12,500 और ये 56,000, दोनों को जब ऐड कर देंगे कितना हो गया? 68,500। ये है हमारा टोटल इनकम टैक्स। अब इसमें देखिए, जब भी हम पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हमें इसमें क्या ऐड करना है? 4% सेस। ये 4% सेस का पैसा कहाँ जाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन में। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% जितना भी इनकम टैक्स आया उस पे ऐड कर देंगे। तो कितना इनकम टैक्स आया था? 68,500। उसका 4% जो होता है कुछ 2740। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो अब जो फिगर आई, इतना आपको इनकम टैक्स पे करना है 7,80,000 पे। कितना आया? 71,240। 71,240 रुपये ये आया टोटल इनकम टैक्स पेबल। कभी भी इनकम टैक्स आप निकालिए, इनकम टैक्स जब निकल जाए तो उसमें 4% सेस ऐड करना कभी ना भूलें। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे कैलकुलेशन। पहले 2.5 लाख वाला कोई टैक्स नहीं, हटा दिया। अगले 2.5 लाख का जो पड़ाव था 2.5 लाख से 5 लाख वाला, उसका 5% हमने निकाल लिया। फिर अगला पड़ाव क्या था? 5 लाख से 10 लाख वाला। इसके बीच में ही हमारी इनकम हो रही है कितनी? 7,80,000। तो 7,80,000 में 5 लाख हमने हटा दिया, 280 बचा। ये फॉल कर रहा था 20% में, 20% निकाल लिया, ऐड कर दिया, उसके ऊपर सेस ऐड कर दिया, टोटल इनकम टैक्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने कैलकुलेट किया है ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में, या फिर जैसे मैंने बताया टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो न्यू स्लैब के हिसाब से है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन है, 11,30,000 पे कितना इनकम टैक्स आएगा सेस ऐड करने के बाद? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसी पर्सन की, या आप खुद को इमेजिन कर लीजिए, आपकी इनकम है 11,30,000, तो 11,30,000 पर कितना इनकम टैक्स बनेगा, यह मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।